जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने ब्रदर्स एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि झारखंड में 9वीं का विज्ञान का पेपर 6 मार्च को है, ठीक है। अर्थात 6 और 7 तारीख को झारखंड बोर्ड 9वीं का परीक्षा है और 6 मार्च को जो है वो आपका विज्ञान का पेपर है। और अगर आपने अभी तक सही दिशा से तैयारी नहीं की है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोग को टॉप 40 ऐसे प्रश्न को बताने वाला हूँ जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर आपने यह वीडियो पूरी तरीके से अंत तक देख लिया तो आपका आधा पेपर यहीं से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी परीक्षा में अच्छे नंबर आए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल जितने भी लोग चैनल में नहीं है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, तो ये त्वरण का होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा त्वरण। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। देखिए, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है। यहाँ पे गति के जो 3 समीकरण होते हैं वो तीनों समीकरण को दिया गया है, ठीक है। पहला क्या दिया गया, v बराबर u प्लस at दिया गया है जो कि सही है, ठीक है। गति का पहला समीकरण होता था। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी सही है। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सही है। तो गलत कौन है, तो गलत है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2as, ये जो है वो समीकरण गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2as, ये जो है वो आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक कार आधी दूरी जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, ठीक है, और आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय कर रही है, तो कार का औसत चाल क्या है, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, औसत चाल निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत चाल निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, तो 2v1 v2, ठीक है, 2v1 v2 v बटा v1 प्लस v2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इस सूत्र के अनुसार इसमें जो है वो आप v1 का मान बैठा दिए और v2 का मान बैठा दिए। देखिए, इसमें v1 का मान क्या हो जाएगा 30 और v2 का मान क्या हो जाएगा, v2 का मान हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे अब जब इसमें फॉर्मूला में बैठा देंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 20, ठीक है। 30 गुना 20 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अभी मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे देखिए अब क्या होगा। देखिए क्या था कि 2 गुना 30 गुना 20 और बटा में क्या था 30 बटा 30 प्लस 20 था, ठीक है। तो जब इसे गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12 और 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1200 और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 30 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा और 5 से जब इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा 24 25 20, मतलब कि 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ होगा 24 मीटर पर सेकेंड। देखिए डी में आप देखिए 24 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो कार का जो औसत चाल है, तो औसत चाल जो इसका क्या होगा 24 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। जब हम बल का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आती है, चाल की दिशा में, वेग की परिणाम में, आकार में, कि इनमें से सभी। तो जब बल का प्रयोग हम करते हैं तो इनमें से सभी का, मतलब चाल का दिशा भी बदल सकता है, वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा और आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम से किसकी माप प्राप्त होती है। देखिए न्यूटन के दूसरे गति का नियम से, तो ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे हम आप लोग को कि न्यूटन का दूसरा जो गति का नियम था, ठीक है, उससे क्या प्राप्त हो रहा था, तो उससे जो हमारा वो बल प्राप्त हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बल, है ना। जिससे वो क्या बोल रहा था दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, जहां से एक फॉर्मूला हमारा आया था F बराबर ma, ठीक है। तो यहां से क्या प्राप्त होता है हमें, तो बल प्राप्त होता है। F मतलब फोर्स प्राप्त होता है, बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ये पूरा इजी क्वेश्चन दे दिया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, मतलब m इंटू v, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, तो हम संवेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। इसे संवेग को p से दर्शाते, p बराबर m भी हो जाएगा, m इंटू v हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, उसमें g का मान क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे बोल रहा है, तो आपको पता होगा। देखिए 6.67 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ये सही होता कब, लेकिन जब यहाँ पे माइनस होता, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के तुलना में जो है वो 6 गुना उसमें कम होता है। कितना गुना, 6 गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए चंद्रमा पर बोला पृथ्वी के तुलना में, तो 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6
6। अगर यही बोलता कि चंद्रमा से कितना गुना ज्यादा होता है पृथ्वी में, तो सीधा हो जाता 6 गुना। लेकिन इसका में तुलना किसका करने बोल रहा है, तो पृथ्वी से तुलना करने बोल रहा है चंद्रमा पर, तो 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा किसी क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं ना, जिसे क्या कहते हैं, प्रेशर करते हैं। प्रेशर जिसे पी से दर्शाया जाता है, इसका सही मात्रक क्या होता है, तो दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा दाब का सही मात्रक पास्कल होगा। पी बराबर F/A होता है। ठीक है, मतलब F/A किसी क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सही है। देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें से पूछा कि कौन सही है। कार्य बराबर बल गुने समय एकदम गलत है। कार्य बराबर द्रव्यमान गुने वेग, ये तो होता है संवेग का फॉर्मूला होता है, इनमें से कोई नहीं। और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो F फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन करते हैं और उनको क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है कार्य करने की दर को क्या करते हैं। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शक्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शक्ति, पावर। ठीक है, तो पी बराबर अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या होगा, तो पी बराबर वर्क बाय टाइम होता है। वर्क बाय टाइम है ना, कितना समय में कितना काम हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम, तो शक्ति कहते हैं। ठीक है, कितना समय में कितना काम हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पी बराबर वर्क बाय टाइम हो जाएगा, मतलब कि कार्य बटा समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जा रहा है, मतलब वेग को जो है वो क्या किया जा रहा है, मान लीजिए वेग था पहले v1 था, अब उसको दोगुना किया जा रहा है, v2 किया जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, के। ठीक है, तो के बराबर आपको पता होगा क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया v1 के लिए, मतलब कि पहले गतिज ऊर्जा के लिए, लेकिन अब इसको क्या किया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 m2v2 का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा 2v2 मतलब दूसरे स्थिति के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, तो चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति n में क्या संबंध है। ठीक है, तो आवृत्ति और इनमें क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, b बराबर n/λ। ठीक है, b बराबर n/λ मतलब कि क्या होता है कि तरंग वेग बराबर क्या होता है, तरंग वेग बराबर होता है आपका आवृत्ति बटा तरंग दैर्घ्य, है ना, आवृत्ति बटा तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वो पराश्रव ध्वनि कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, पराश्रव ध्वनि, जो हमारे कानों को सुनने की क्षमता से बाहर होती है, तो इसे क्या कहते हैं, पराश्रव ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है, मतलब जब कोई भी द्रव पदार्थ है तो उसमें क्या निश्चित होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप उसे द्रव को जिस आकार में रख दीजिएगा वो वैसा आकार बन जाता है। ठीक है, जिसमें रख दीजिएगा उसका घनत्व भी निश्चित नहीं होगा, वेग का तो यहाँ पे बात ही नहीं है। तो इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, मतलब आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, तो निश्चित होता है। ठीक है, अगला है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है किसके, समझिए इसको केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 273 से क्या करते हैं, 273 इसमें जोड़ देते हैं। तो 273 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 283। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए एक क्वेश्चन आप लोग को रहेगा जिसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो गैस को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो उसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण से जो है वो क्या होता है, उनका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण बोला जा रहा है। ठीक है, समांगी मिश्रण कहने का मतलब पूरी तरीके से क्या होता है, घुल जाना। तो देखिए मिट्टी नहीं घुलता है, क्योंकि नीचे जाने के बाद बैठ जाता है, वायु का बात ही
नहीं करेंगे, लकड़ी तो नहीं, तो सोडा जल। क्या होता है? सोडा जल जो है वो जल में घुल जाता है, क्योंकि सोडा जल में CO2 रहता है, ठीक है, और CO2 जल में पूरी तरह से घुल जाता है, जिसके कारण से समांगी मिश्रण कौन हो जाएगा? तो सोडा जल हो जाएगा। इसी में से क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विषमांगी मिश्रण है? तो इसके लिए आप लोग समांगी और विषमांगी मिश्रण एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? सोडा जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा? विलय होगा, विलयन होगा, विलय होगा, विलायक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडा जल में है वो क्या होगा? विलय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है और वो जाने के बाद क्या होता है? पूरा घुल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? विलय होगा, ठीक है। अगला है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है? जो कोलाइड होती है उनमें परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है? एक नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से बड़ा, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उनका जो आकार होता है कणों का वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही हो जाएगा। अगला है गंधक। गंधक क्या है? ठीक है, गंधक मतलब आप याद रखिएगा सल्फर, है ना। क्या होता है? सल्फर, जिसका 16 होता है परमाणु संख्या, ठीक है। तो ये क्या किसके बारे में बोला जा रहा है? सल्फर के बारे में। किसके बारे में? सल्फर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो सल्फर क्या है? धातु है, मिश्रण है, अधातु है या उपधातु है? तो आपको पता होगा कि सल्फर जो है वो एक अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु है, ठीक है। अगला है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, और इसे जो है वो एक हम लोग इसमें निश्चित अनुपात का जो नियम था उसमें भी इस एग्जाम्पल को बताया गया था। तो उनके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कितना होता था? 1:8 होता था, ठीक है। कितना होता था? 1:8। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? जो परमाणु की त्रिज्या है उसका प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग जो है परमाणु आकार को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaSCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक बोला जा रहा है ना, कि बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए, सल्फर है, क्लोरीन, फास्फोरस या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए तो O2 होता है, मतलब ये द्विपरमाणुक है, 2 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम लोग फास्फोरस का बात करते हैं तो ये P4 है, मतलब 4 परमाणु से। बहुपरमाणु तो है लेकिन इसमें 4 परमाणु है। अगर क्लोरीन का बात करते हैं तो Cl2, ये भी 2 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। और सल्फर का बात करते हैं तो ये 8 परमाणु से मिलकर बना होता है, S8, है ना। तो सबसे ज्यादा बहुपरमाणु कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कैथोड से निकलने वाले, ठीक है, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? जो कैथोड से जो ऋण आवेशित है ना, मतलब कि माइनस चार्ज निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। माइनस चार्ज, ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? प्रोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें न्यूट्रॉन की कमी होती है, मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये रहा आपका 30वां प्रश्न कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? देखिए, आपको जो है फाइनल परीक्षा में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 8-8 आप इस तरह से करके भर सकते हैं ना। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2, पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, 10 हो गया, और उसके बाद वाला में 1, तो 2, 8, 1। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में 2, 8, 1, है ना। देखिए सी में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 8, 2, 1 है, ये उल्टा है, ठीक है। पहले कक्ष में 2 रखते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद जो बच जाता है वो, तो 2, 8, 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी तक आप लोग कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए कमेंट में जरूर करें, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब कि P+N हो जाता है। तो न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन जो है वो 18 और प्रोटॉन कितना है? 17। अगर इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 35 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। देखिए अब जीव विज्ञान से प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि ये सभी प्रश्न जो है वो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से शुरू हो गया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर में हमारा 3 कोशिका होता है। एक होती है बड़ी, दूसरी होती है लंबी और तीसरी होती है छोटी। देखिए बड़ी कोशिका में लंबाई के साथ साथ उसमें मोटाई भी होगा। एक होगा छोटी कोशिका, उसके बाद फिर एक होगा लंबी कोशिका। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी कोशिका कौन हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता है आपका अंडाणु की कोशिका तो वो सही होता, क्योंकि बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु की कोशिका है। और अगर लंबी कोशिका बात करते हैं तो वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। कितना? 1 मीटर तक। और सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? तो मानव शुक्राणु, ठीक है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी? तो शुक्राणु की कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन
प्रोटीन का निर्माण केंद्र है, ठीक है। मतलब प्रोटीन का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है, बिल्कुल गलत। क्लोरोप्लास्ट को नहीं कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इससे तो पत्तियों का, फलों का रंग निश्चित होता है। और तो यहाँ पे राइबोसोम जो है उसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, या तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइबोसोम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? जो रंगीन प्लास्टिड होता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं जो क्या काम करता है? तो जितना भी फलों में और फूलों में जो रंग होता है, ठीक है, फलों और फूलों में रंग होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फलों और फूलों में क्या होता है? रंग। तो वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम विभाज्योतक कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विभाजित होते तभी वृद्धि करेंगे। अगर विभाजित नहीं होंगे तो वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसे अविभाज्योतक कहते हैं, ठीक है। जब वृद्धि करना रुक जाते हैं तो अविभाज्योतक। अगला है निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? जो फ्लोएम ऊतक है उसका भाग कौन नहीं है? चालनी नलिका, सखी कोशिका, स्नायु या तंतु, ठीक है। तो जो स्नायु है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, स्नायु, ठीक है। स्नायु जो है वो फ्लोएम का भाग नहीं है, ठीक है। जालम और फ्लोएम होता है तो फ्लोएम का भाग स्नायु नहीं है, क्योंकि वो जंतु ऊतक का एक प्रकार है, ठीक है। अगला है क्या बोला जा रहा है? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली जगह को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका यहाँ से यहाँ तक आ गया है, इसके बाद फिर जो दूसरा तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच जो खाली जगह हो रहा है तो इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके बीच जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं? तो इसके बीच जो खाली जगह होती है उसे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? जो सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जा रहा है तो आयरन तो है, कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, यहाँ से सल्फर जो है वो क्या? तो पोषक तत्व नहीं है। सल्फर एक अधातु है, गंधक जिसे कहा जाता है, ठीक है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या वो है? ठीक है, तो एक कीटनाशक है, एक कवकनाशक है, एक खरपतवार नाशक है, या एक जीवाणुनाशक। मतलब कंटेंट प्लांट जो उग जाते हैं हमारे खेतों में उसे नाश करने वाला एक दवाई है, ठीक है, फ्लूक्लोरीन, है ना। क्या क्या बोला जा रहा है? फ्लूक्लोरीन क्या है? तो फ्लूक्लोरीन एक खरपतवार नाशक है, ठीक है। अगला और आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या है? लाल सिंधी नाम है, ठीक है। लाल सिंधी जो है वो किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा मुर्गी का प्रजाति है नहीं, भैंस की भी प्रजाति नहीं है, तो ये गाय का एक प्रजाति है जिसे क्या कहा जाता है? लाल सिंधी कहा जाता है। तो ये थे आज के टॉप 40 प्रश्न जिनके परीक्षा में आने की काफी ज्यादा संभावना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान और गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। खूब अच्छे से आप तैयारी कीजिए और भगवान से हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप अच्छा आपका परीक्षा जाए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।